मेरी माँ सौतेली थी। वो हमारी झूठी शिकायतें पापा को लगाती रहती थी। कभी तो वो नज़रअंदाज कर देती और कभी हमें मार पड़वा देती। मैं लड़की थी तो इसलिए मैं डर जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा माँ को खुश रखने की कोशिश करती और उनके सारे काम उनके कहने से पहले ही कर दिया करती। लेकिन मेरा भाई जो हर किसी का सरदर्द बना हुआ था, सौतेली माँ के ढाए गए जुल्मों की वजह से वो चिड़चिड़ा सा रहने लगा। वो मुझसे 3 साल बड़ा था, फिर भी मैं उसको समझाती रहती थी कि तुम मम्मी की हर बात माना करो और उनके सामने बोला मत करो। जो वो कहती रहे बस चुपचाप सुनते रहो और अपना मुंह बंद रखा करो जैसे मैं करती हूँ। वो मेरी एक न सुनता, उल्टा मुझको ही सुनाकर चला जाता कि तुम तो बेशर्म हो गई हो, तुम में जरा भी शर्म नहीं है। लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। अगर ये हम पर बिना वजह दबाव डालेगी और हमारे साथ नाइंसाफी करेगी तो मैं जरूर बोलूँगा और इनकी गलत बातें कभी स्वीकार नहीं करूँगा, बल्कि घर से ही भाग जाऊँगा। भाई के तेवर देखकर मैं डर जाती और ऊपर वाले से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, इसको हौसला और सब्र दे। अब हम सौतेली माँ के हाथों में आ गए हैं और इनके रहमो करम पर जीने लगे। अगर ये समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर पालेगा तो रहेगा कहाँ। पापा तो अपनी पत्नी की ही बात सुनते थे। हमारा कसूर ना भी होता फिर भी वो हमें ही डांट देते और अपनी पत्नी का ही मान रखते। अकेले में हमें समझाते कि बेटी सब्र करो, मैं सब जानता हूँ और समझता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी वजह से खामोश रहना पड़ता है। और अपने भाई को भी समझाया करो, वो तो अब मेरी भी बात नहीं सुनता, ऊपर से मेरे साथ जबान लड़ाना शुरू कर देता है और फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है तो फिर मैं उसकी पिटाई कर देता हूँ। जानता हूँ कि ये बात सही नहीं है, लेकिन जो बेटा अपने बाप की भी इज्जत न करे उस पर गुस्सा तो आएगा ही। मेरा भाई पढ़ने से जी चुराने लगा। इस बार उसके नंबर बहुत कम आए, उसका ध्यान किसी और तरफ था। पापा की बात भी सही थी, अगर वो किसी की बात मान लेता था तो वो सिर्फ मैं या फिर दादी थी जो उसे कुछ कहती तो वो खामोशी से सुन लेता और जिससे जुबान न लड़ाता था। दीपक को दादी की सलाह भी बुरी लगने लगी थी, फिर भी वो उनकी इज्जत इस वजह से करता था क्योंकि वो जानता था कि दादी भी उसे दिल से प्यार करती है। जब वो 7वीं क्लास में था, एक दिन हमारी सौतेली माँ ने उसको बिना वजह डांट दिया और हमारी माँ को बद्दुआएं देने लगी और कहने लगी कि खुद तो मरकर चैन से है और इस शैतान के बच्चे को मेरा कलेजा जलाने के लिए यहाँ मेरी छाती पर छोड़ गई है। कितना अच्छा होता कि इस मनहूस को भी अपने साथ ले जाती तो आज मेरी जिंदगी सुकून से गुजर रही होती। जवाब के लिए अभी दीपक ने मुंह खोला ही था कि अचानक पापा घर आ गए। पूछा क्यों कोस रही हो बच्चों को। कहने लगी इस कमबख्त से कितनी बार कहा है कि छत पर पतंग लूटने मत जाया कर, ये मानता ही नहीं, जब देखो छत पर चढ़ा रहता है। दीपक ने कहा पापा जी, मैं पतंग के पीछे छत पर नहीं चढ़ा था, बल्कि भाई जो छत पर चला गया था उसके पीछे गया था कि कहीं वो सीढ़ियों से गिर न जाए। उसे पकड़ कर ला रहा था तो माँ मुझको बिना वजह कोसने और बुरा भला कहने लगी। हमको कुछ भी कह ले, लेकिन हमारी माँ को तो बद्दुआएं न दे। उन्होंने इनका बिगाड़ा क्या है, इनको समझाइए। अगर अब ऐसा कहा तो मैं कहीं से पिस्तौल लेकर आऊंगा। और ऊपर वाला जाने आगे वो क्या कहने वाला था कि पापा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोले ये पिस्तौल का जिक्र तेरी जुबान पर कैसे आ गया? इतनी सी उम्र में तू पिस्तौल की बातें करने लगा है? क्या डाकू बनेगा तू जो पिस्तौल लाएगा? और ये तो बता जरा लाएगा कहाँ से? दीपक को डांट पड़ ही रही थी कि दादी से मिलने के लिए फूफा और बुआ जी आ गए। उन्होंने जब दीपक को रोते हुए देखा तो बुआ जी उठी और बोली भाई साहब, अगर आप पर दीपक इतना ही भारी है तो आज से मैं रखूंगी उसको अपने पास, पढ़ा लिखा दूंगी, इंसान बन जाएगा। हर वक्त की डांट भी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, इस तरह तो बच्चा और भी ज्यादा बदतमीज हो जाता है। हम दीपक को आज ही अपने साथ घर ले जाएंगे। पापा भी इन रोज रोज के तमाशों से तंग आ गए थे। आखिर क्या करते, पत्नी को खुश रखते या बेटे की तरफदारी करते? उन्होंने कहा मेरी तरफ से इजाजत है, अगर तुम्हारे काबू आता है तो ले जाना इसे। बुआ जी ने दीपक से कहा कि अपने कुछ कपड़े और किताबें बैग में रख लो और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो। यहाँ पर ना तो तुमको सुकून है और ना ही दूसरों को। मैं वहाँ अलग से कमरा दे दूंगी तुम्हें, बस तुम दिल लगा कर पढ़ाई करना। जब चाहो दादी और अपनी बहन से मिलने आ जाया करना। दादी ने भी दीपक को यही कहा कि तुम अपनी बुआ के घर जाकर रहो, मुझसे तुम्हारा रोना धोना और बर्दाश्त नहीं होता। असल में मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई अपने घर से चला जाए और बुआ के घर रहे और मेरी आंखों से दूर हो जाए।
मैं दीपक को देख देख कर जीती थी और लगता था जैसे इसके खातिर ही जिंदा हूँ, वरना मुझे भी अब जिंदगी से कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। खैर, वो शाम को बुआ जी के साथ उनके घर चला गया। बुआ का घर ज्यादा दूर न था। दीपक का स्कूल हमारे और बुआ के घर के बीच में पड़ता था। वहां से भी स्कूल इसी तरह का फासला तय करके जा सकता था, बल्कि यहाँ से तो दीपक पैदल स्कूल जाया करता था। मगर वहाँ बुआ जी ने उसको नई साइकिल खरीद कर दे दी, क्योंकि उनका बेटा जो दीपक का हम उम्र था वो भी साइकिल पर स्कूल जाता था। अब दोनों इकट्ठे स्कूल जाने लगे। दीपक के कजन के पास मोबाइल था। वो स्कूल के बाद घर आकर अपने फोन में गेम खेलता, तो दीपक को भी ख्वाहिश होती कि उसके पास भी उसका अपना ऐसा ही फोन हो और वो भी नेट पर गेम खेले। वो उसको थोड़ी देर अपना फोन देकर वापस ले लेता, लेकिन ज्यादा नहीं देता था। इन दिनों ये फोन नए नए आए थे तो महंगे भी होते थे। हमारे घर में तो ऐसा मोबाइल जिसमें इंटरनेट चलता हो किसी के पास न था। बुआ ने महसूस किया कि दीपक खामोश रहने लगा है। फिर बुआ को पता चला कि उसका भतीजा नेट पर गेम खेलना चाहता है, लेकिन मोबाइल ना होने की वजह से वो नहीं खेल सकता। उन्होंने उसको भी एक मोबाइल लेकर दे दिया। मोबाइल का हाथ में आना था कि दीपक की जैसे सारी दिमागी परेशानियां खत्म हो गई। अब तो जब देखो वो मोबाइल में लगा रहता। कमरे में खामोशी छाई रहती। बुआ जी खाने के लिए आवाज देती तो दीपक आ जाता। बस ये तो अब हर वक्त गेम ही खेलता रहता था। बुजुर्गों का फर्ज होता है कि बच्चों के हाथ में अगर ऐसी चीज दे देते हैं तो उन पर नजर भी रखनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं और किस तरह के गेम्स खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा सहूर ना तो मेरी बुआ को था और ना ही फूफा को, बल्कि फूफा को तो अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं थी कि वो अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचते। यहाँ घर में पापा और हम सबको दीपक से ये शिकायत थी, घर में नहीं टिकता और स्कूल से आते ही दोस्तों के पास चला जाता है। और वहाँ बस ये शिकायत थी कि हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। दीपक यहाँ भी सरदर्द बना रहा और अब वहाँ बुआ जी के घर में सारा वक्त बल्कि सारी रात ऊपर वाला जाने नेट पर क्या क्या देखता था कि सुबह हो जाती थी। रातों को जाग जाग कर रंग भी पीला हो गया था। स्कूल जाने और पढ़ने पढ़ाने में भी अब उसका दिल ना लगता। आखिरकार एक दिन फूफा ने दीपक का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वो ऐसे गेम खेलता है जिसमें रोबोट और जवानों के हाथों में पिस्तौल और बंदूकें होती है। वो ठा ठा कर लोगों को मारते जाते हैं। जो ज्यादा इनेमी बंदे मारे उनके ज्यादा नंबर बनते। वो इनेमी बच्चों के पसंदीदा बन जाते हैं। बुआ जी और फूफा जी ने दीपक को बहुत रोका, मना किया, समझाया कि बस कुछ वक्त के लिए मोबाइल इस्तेमाल किया करो, मगर सारा दिन इसके पीछे अपना दिमाग मत थकाओ और ना आंखें फोड़ो। सेहत अलग से खराब होती है और पढ़ने में भी पीछे रह जाओगे। मना करके दोनों थक गए। फूफा ने तो अपने बेटे की बहुत पिटाई की। दीपक को भी डांट से कंट्रोल करना चाहा, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो अपने बच्चे पर कंट्रोल कर सकते थे और उन्होंने किया भी, और इससे मोबाइल छीन कर रख लिया। वो दीपक पर एक हद तक शक्ति कर सकते थे, क्योंकि वो खुद ही तो उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बाप के घर से लेकर आए थे। बहरहाल किसी तरह दीपक ना माना। एक दिन बुआ ने आकर पापा और दादी को बताया कि दीपक मोबाइल को एक नशे के तौर पर इस्तेमाल करने लगा है। अब मैं क्या करूं? दादी बेचारी उसके सुधरने की प्रार्थना के और क्या कर सकती थी। वो हर पूजा के बाद पोते के लिए सीधे रास्ते पर आने की प्रार्थना करती। और पापा ने भी कह दिया, बहन, जब ये 8वीं में था, जब मैंने ये बेटा तुम्हारे हवाले किया था, तुम जानो या वो जाने, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। वापस आएगा और नहीं मानेगा तो फिर पिटाई करूंगा। तुम उसका जेब खर्च बंद कर दो और मोबाइल छीन लो, अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगा। बुआ जी अपने ऊपर ये बात नहीं लेना चाहती थी, मगर वो फूफा जी की भी नहीं सुनता था। फिर एक दिन पापा खुद जाकर दीपक को बहन के घर से ले आए और कहा कि तुमने बहुत ऐश कर ली और बहुत इन लोगों ने तुम्हारी डिमांड पूरी कर ली। क्या नतीजा निकला? यहाँ कम से कम पास तो हो जाते थे, अब तो 8वीं में भी फेल हो गए। वहाँ रहने का क्या फायदा हुआ? तुम यही रहोगे मेरी नजरों के सामने। अब अगर फेल हुए तो याद रखना, खाल उधेड़ कर रख दूंगा तुम्हारी। पापा ने दीपक से मोबाइल फोन भी छीन लिया कि जब मैट्रिक में अच्छे नंबर लाओगे तो दे दूंगा। अब तुम उसको हाथ में भी नहीं लोगे। दीपक को सब गवारा था, मगर वो अब मोबाइल पर गेम देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता था और ना सांस ले सकता था, जैसे उसको कोई दिमागी बीमारी लग गई हो। वो पागल सा हो गया था और सबके साथ बदतमीजी करने लगा, हर एक के मुंह को लगने लगा, छोटी बहन भाइयों से भी लड़ने झगड़ने लगा।
जिस पर सौतेली माँ उसको बद्दुआएं देती तो मैं रोने लगती। पर हमारी जिंदगी नर्क बन गई थी। इस खींचातानी के माहौल में दीपक ने स्कूल को अलविदा कह दिया। घर से स्कूल जाने का कहकर निकलता और आवारा लड़कों के पास जाकर मोबाइल पर उल्टी सीधी चीजें देखने में वक्त बर्बाद करता। शुरू में पापा को पता न चला, लेकिन जब किसी मोहल्ले वाले ने आकर पापा को दीपक की इन हरकतों के बारे में बताया तो पापा ने दीपक भाई को बहुत मार दी। लेकिन उसे तो जैसे हर वक्त मार खाने की आदत सी हो गई थी। ऐसा लगता था कि मार खाना उसका नसीब बन गया है। अब तो उसके घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। पापा उसको कमरे में बंद करके ताला लगा देते थे, लेकिन वो खिड़की से बाहर कूदकर बाहर निकल जाता। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। तंग आकर पापा ने अपना रवैया बदल दिया। फिर उसको पूरी आजादी मिल गई। उसने छुपकर गलत तरह की फिल्में देखना शुरू कर दी। उसने फिल्मों में हीरो को डाकू के रूप में देखकर खुद भी डाकू बनने की ठान ली। उसकी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई थी कि एक दिन अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर वो अपने इलाके से दूसरे इलाके में चला गया और दोनों ने आधे आधे पैसे देकर एक बंदूक खरीद ली जो बिना लाइसेंस की थी। दोनों बारी बारी बंदूक अपने पास रखते थे और किसी सुनसान जगह पेड़ों के तनों पर निशाने की प्रैक्टिस करते। एक दिन उस जमीन के मालिक ने दीपक को बंदूक के साथ देखा, जो अपनी जमीन देखने के लिए गया था। उसने आकर पापा को बता दिया कि तुम्हारे बेटे के पास बंदूक है, जरा ध्यान रखो अपने बेटे का, कहीं कुछ गलत न कर बैठे, आप फंस न जाए कहीं। अपने बेटे की गलतियों का हर्जाना तुम ही भरोगे, याद रखना। वो आदमी पापा को और भी ज्यादा भड़का कर चला गया। दीपक के घर आते ही पापा ने फिर उसको बहुत मारा। हमारे घर में तो क्या, हमारे खानदान में कभी किसी की इतनी पिटाई नहीं हुई थी। लेकिन दीपक पर अब पिटाई का भी असर नहीं होता था, बल्कि अब तो वो खुल्लम खुल्ला कहने लगा था कि मैं डाकू बनूंगा और फिर देखना कोई मेरा क्या बिगाड़ता है। जिसने मुझसे कुछ कहा या मुझसे कोई उल्टी सीधी बात कही तो उसको बंदूक से उड़ा दूंगा। कम उम्र में गेम में नकली नौजवानों को बंदूकें चलाकर ऐसे गिराते हैं जैसे कि वो गुड्डे गुड़िया या मिट्टी के पुतले मार रहे हों। अब उसका दिमाग पक्का हो गया कि सचमुच के इंसान मांस के बने हुए हैं, बस ठा ठा करके मार दो। वो जैसे मिट्टी के पुतले हों, जैसे किसी इंसान को गोली मारने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरे मासूम भाई ने डाकू बनने के लिए घर से ही भागना शुरू कर दिया। जिंदगी में आखिरी बार जब वो पापा के हाथों पीट कर भागा था तो वो कुछ डाकुओं के हाथ लग गया, जिन्होंने उसको एक मोबाइल फोन के साथ बंदूक भी लेकर दे दी। पापा ने तो ये दोनों चीजें उससे छीन ली थी। वो उन लोगों के साथ ऐसी गंदी जगह पर रहने लगा जहाँ जानवर भी रहना पसंद न करे। वो उस जैसे लड़के को घेर कर उनकी इज्जत को तार तार करते थे और उनकी मूवीज बना लेते थे। मेरे भाई में सब बुराइयां थी, मगर वो अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखता था। बस जिस दिन उसके साथ ऐसी हरकत की गई, रात को उसने बंदूक से उन पर ही फायर कर दी। उसने उन पर फायर जब वो उसकी इज्जत को दागदार करने के बाद नशा करके सो गए थे। बंदूक चलने की आवाज से पास के गैराज में सोए हुए मिस्त्री जाग गए और बाहर निकलकर देखने लगे कि फायर की आवाज कहाँ से आई है। ये देखकर मेरा भाई डर कर भागा तो कुछ आगे जाकर गश्त लगाती पुलिस ने उसको भागते देखा और उसका पीछा करने लगे। पुलिस वाले ने उसे रोका, लेकिन जब वो ना रुका तो पुलिस ने उसके पैरों में गोलियां मारी और वो घायल होकर गिर गया। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और फिर खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई और यही वजह अखबार में लिखी गई। अगले दिन पापा अखबार में दीपक की मौत के बारे में पढ़कर अपना दिल पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं रही थी, मैं तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। ये बात सुनकर तो मेरी सौतेली माँ भी रो पड़ी थी। आज उसको एहसास हुआ कि एक मासूम बच्चे को अपने सौतेलेपन के जहर से डसकर इसने किसी माँ के लाल पर कितना बड़ा जुल्म ढाया है। हमने ये बात दादी से छुपाई रखी। उनसे हम बस यही कहते थे कि नाराज होकर दीपक घर से चला गया है, किसी दोस्त के पास रहता है। जब तक दादी जिंदा रही, दीपक की सलामती और घर लौटकर आने की दुआएं करती रही। हालांकि वो जहाँ चला गया था वहाँ से कोई भी लौटकर कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।